ट्रेडिंग एक ऐसी लत है जो कोकेन से भी ज़्यादा खतरनाक है। कम समय तो ट्रेडिंग उतना ज़्यादा रिस्क, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। रिस्क है तो इश्क है। रिचेस्ट में आज तक कोई भी आपका सोशल मीडिया वाला ट्रेडर क्यों नहीं आया? क्यों बिलियनर की लिस्ट में नहीं आया आज तक कोई भी ट्रेडर? नियत, सीरत, फितरत, सब फर्जी। इन्वेस्टर इज बेटर देन ट्रेडर और ट्रेडर इज बेटर देन इन्वेस्टर? ट्रेडर वो होता है जो इमोशंस या सेंटिमेंट्स को ट्रेड करता है। पेनी स्टॉक्स का बहुत जिक्र होता है। पेनी स्टॉक्स में क्या जाना चाहिए? एक आम इंसान को पेनी स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहिए। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं? मैं हमेशा मानता हूँ कि कभी भी पैसा घोड़े पे मत लगाओ, जॉकी पे लगाओ। क्या ये सही समय है क्रिप्टो और फॉरेक्स से जुड़ने का? फॉरेक्स इलीगल है। जितने लोग फॉरेक्स कर रहे हैं वो इलीगल है। आरबीआई का एक छापा पड़ेगा, आप लोगों की बैंड बच जाएगी। आरबीआई का एक छापा पड़ेगा, आप लोगों की बैंड बच जाएगी। सो अभिषेक भाई, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैंने आपकी बहुत सारी रील्स देखी इंस्टाग्राम पर, फाइनेंस सेक्टर से काफ़ी रिलेटेड हो और बहुत सारा कंटेंट आपका देखा और व्यूअर्स को बहुत पसंद भी आता है आपका स्टॉक मार्केट पर एक जो नज़रिया है उस पर। लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने जो नोटिस किया आपके उस पर, आपके प्रोफाइल में, बायो में, जगह जगह पर आप लिखते हो इन्वेस्टर नॉट ट्रेडर। ये मार्केट में ना एक बहुत अलग अलग चीज़ है कि ट्रेडर एंड इन्वेस्टर क्या अलग अलग चीज़ है, पहला पॉइंट। दूसरा, इन्वेस्टर इज बेटर देन ट्रेडर और ट्रेडर इज बेटर देन इन्वेस्टर। दूसरे वाले का तो डिबेट सालों साल से चल रहा है। हाँ। पहले वाले को पहले आंसर करते हैं। ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर वो होता है जो इमोशंस या सेंटिमेंट्स को ट्रेड करता है। ठीक है। भाव भगवान छे गुजराती लोग कहते हैं। तो बेसिकली एक ट्रेडर वो होता है जो भाव को चेस करता है। तो इसका सिंपल सा अर्थ ये होता है कि ट्रेडर का जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है। वो कुछ मिनटों, कुछ सेकंडों से लेके कुछ दिनों तक का गेम खेलता है। वहीं पे इन्वेस्टर मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो एटलीस्ट 3 साल तो टिके रहेंगे। तो इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो किसी एसेट को बाय करता है, किसी बिजनेस को बाय करता है और उसको होल्ड करता है लंबे समय तक कि बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा मैं फिर रिटर्न कमाऊंगा। तो पहला डिफरेंस ट्रेडर और इन्वेस्टर का होगा। ट्रेडर शॉर्ट टर्म के लिए देखता है, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए देखता है। तो इंडिया में इसको डिफाइन किया गया है कि 365 दिन से ज़्यादा अगर आपने किसी सिक्योरिटी को होल्ड किया तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन चुके हो। ठीक है। टेक्निकली एवरेज होल्डिंग पीरियड तो सालों साल घटता जा रहा है, बिकॉज पेशेंस भी तो घटता जा रहा है। पहले लोग 15 मिनट का वीडियो देखते थे, आजकल 20 सेकंड के रील्स देख रहे हैं। ऑप्शंस का मार्केट भी आया बीच में। और उसने भी बहुत सारी चीज़ें चेंज करी हैं। तो ऑब्वियसली डेफिनेशन बदलती जाती है, लेकिन इतिहास में देखा गया है कि 1980s तक जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते थे 1980s और 90s तक के, वो एवरेज उनका होल्डिंग पीरियड किसी चीज़ का होता था 7.5 साल तक होल्ड करते थे। वो बाद में घटा 3.5 साल, और अभी एवरेज एक आम इंसान की बात करें तो वो लेस देन 1 ईयर है। ओके, ठीक है। पेशेंस नहीं है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा बिजनेस का न्यूज़ सुन लिया तो फिर वो बेच देते हैं। तो वो वाली एवरेज की बात करो। तो पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, स्वाभाविक सी बात है, अगर आप सोचो आपके पास अगर समय ज़्यादा हो तो रिस्क ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप देख सकते हो, आराम से परख सकते हो, कुछ गलत हो गया तो ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इन्वेस्टर के पास रिस्क प्रोफाइलिंग कम होती है, रिस्क कम होता है उसका, बिल्कुल, क्योंकि उसके पता है कि मेरे पास समय है, आज इस महीने नहीं चला बिजनेस, अगले महीने नहीं चला, 6 महीने बाद चलेगा। ट्रेडर के पास वो समय की कमी होती है। अगर फ्यूचर ऑन ऑप्शन ट्रेड कर रहा है तो हर मंथ की थर्सडे की एक्सपायरी होती है, बिल्कुल, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। तो पहली चीज़ है आपके पास वही, अगर डू और डाई सिचुएशन है। ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो वीकली ऑप्शंस भी होते हैं कि हर हफ्ते वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो आपके पास 1 सप्ताह का टाइम है। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? सुबह 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में 3.25 स्क्वायर ऑफ टाइम हो जाता है बहुत जगह पे, यही टाइम है तो और कम हो जाता है। स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो तो 1-2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के अंदर हो जाता है, तो और कम समय। तो जितना कम समय तो उतना ज़्यादा रिस्क, उतना ज़्यादा टेंशन, उतने ज़्यादा बीमारियां। एज सिंपल एज दैट। इसलिए आप देखोगे इन्वेस्टर्स ज़्यादा जी जाते हैं। वॉरेन बफेट सर 90+ जी रहे हैं। एग्जैक्टली। उनके जो पार्टनर थे चार्ली मंगर, लेट चार्ली मंगर 99 तक जिए। चंद्रकांत संपत, बहुत लोगों को पता नहीं है, हमारे देश के वॉरेन बफेट थे। चंद्रकांत संपत ये गुरु रह चुके हैं राधा किशन अंबानी के, गुरु रह चुके राकेश झुनझुनवाला जी के, सबके गुरु रह चुके हैं। 86 तक जिए थे। अच्छा, 83 तक तो जॉगिंग करते थे। क्योंकि टेंशन नहीं थी ना। टेंशन, हाँ, मतलब चिल्ड रहते थे, प्लस पढ़ते रहते थे, उनको पता इन्वेस्टमेंट किया है। चंद्रकांत संपत जी की एक कहानी थी, एक बार जब इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, सब इधर उधर भाग रहे हैं, स्टॉक मार्केट बेच दो, सब बेच दो, सब बेच दो, भाग भाग के लोग इनके पास आए, इनके सारे चेले
बोले अरे सब बेच दो, सब बेच दो, सब बेच दो, क्या कर रहे हो, अब तो ख़त्म हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं? बोले माइको खरीद लो। तो लोग तो एकदम बोले ये क्या बोल रहे हैं, माइको खरीद लो? तो बोले देखो इंदिरा गांधी जी गई हैं, वो तो वापस नहीं आएंगी। माइको जो इस भाव पे आज गिर गया है ये भी कभी वापस नहीं आएगा। और माइको क्या था? बॉश। हाँ, और आज भी लोग बॉश को अफोर्ड नहीं कर पाते, इतना महंगा शेयर है। जैसे एमआरएफ होता है वैसे ही बॉश का भी बड़ा महंगा शेयर है। उनने उस समय पे ये कहा था। तो उनका इंटेलेक्ट देखिए, ही वाज ऑलवेज, वो उस समय पे बोलते थे एचयूएल पे पैसा लगा दो, नेस्ले पे पैसा लगा दो। जस्ट इमेजिन, इस तरह के वो विचारधारे थे, क्वालिटी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इस तरह से तो एक इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो लॉन्ग टर्म का एक सोचता है। राकेश झुनझुनवाला जी भी कहते हैं कि उन्होंने, राधा किशन दम्मानी जी की बात करता हूँ, राधा किशन दम्मानी जी जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आज के समय में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है उनकी। वो सिंपल सा क्या कहते हैं जब ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की बात आती है कि नो डाउट मेरे को जो मेजर पैसा है वो मैंने इन्वेस्टिंग से बनाया है, ठीक है। जो 100 रुपये का मैंने लाख रुपए बना को वो इन्वेस्टिंग से बनाया है, लेकिन कुछ पैसों से 100 रुपये जाने के लिए मेरे को ट्रेडिंग का सहारा लेना पड़ा उस समय पे। तो इनिशियल कैपिटल जब तक आपका रिस्क आप ले सकते हो अफोर्ड, तो बहुत लोगों ने ट्रेडिंग से बनाया हुआ। लेकिन सेबी का स्टैटिस्टिक्स कहता है भाई 95% से ज़्यादा लोग नुकसान करते हैं यहाँ पे, और जो 5% भी करते हैं वो एवरेज 70-80 हज़ार रुपये से ज़्यादा साल का नहीं कमाते। अगर मैं एवरेज 80,000 भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर का एक निकालता हूँ साल भर का, तो महीने भर का वो 10,000 रुपये भी नहीं बन रहा है। इतने रुपए में क्या आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जी पाओगे क्या किसी शहर पे? अब कुछ लोग बोलेंगे डिमोटिवेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे तो क्योंकि हर कोई बोलता है ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, बिल्कुल बनता है, बट वो सिलेक्ट 1% का बनता है, ये रियलिटी है। ओके, अच्छा एक और, हाँ प्लीज़, हाँ बस इस चीज़ को तो बस 1% का बनता है। और दूसरी चीज़ आप ये चीज़ समझिए ना, अगर इतना आसान होता तो जितने आपके सोशल मीडिया के फेवरेट ट्रेडर्स बोल रहे हैं जो लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो आप ही के पैसे हैं बाय द वे, आप ही लोगों ने जो दिए हुए हैं सब्सक्राइब करके, वही हैं। अगर वो इतने अच्छे होता है, आज तक कोई भी ये सोशल मीडिया का ट्रेडर ऑफिशियल फोर्ब्स की लिस्ट में क्यों नहीं आ रहा? मैं ये फोर्ब्स, इन्फ्लुएंशियल, ये सब वो पेड वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप भी मीडिया वाले आपको पता वो कैसे आते हैं, 9 लाख रुपए दो और आप सबके कवर पे आ जाते हो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ रिचेस्ट लिस्ट पे, क्योंकि एट द एंड पैसा कमाने ही आ रहे हो ना ट्रेडिंग में। रिचेस्ट में आज तक कोई भी आपका सोशल मीडिया वाला ट्रेडर क्यों नहीं आया है? क्यों बिलियनर की लिस्ट में नहीं आया आज तक कोई भी ट्रेडर? क्यों सिर्फ इन्वेस्टर्स ही आ रहे हैं? कुछ तो होगा। तो यही फैक्ट है। इनफैक्ट जो ट्रेडर भी आया वो हेज फंड मैनेजर्स आए। हेज फंड मैनेजर्स भी दूसरों का पैसा मैनेज करते हैं, करोड़ों के चीज़ें मैनेज करते हैं, वो लोग आए हैं। बट क्यों नहीं आए? क्योंकि यही रियलिटी ऑफ लाइफ है, आपको समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग एक ऐसी लत है जो कोकेन से भी ज़्यादा खतरनाक है। एक बार आप इसमें घुस गए तो आप नहीं निकल पाओगे। बट अगर आपको अपने दिमाग की शांति चाहिए, सैनिटी पसंद है, अपने परिवार में कलेश नहीं चाहिए, तो उसमें एक बैलेंस बनाओ। मैं नहीं कह रहा हूँ रोक दो, बैलेंस बनाओ। ये नहीं है कि सैलरी 50,000 आ रही है और 40,000 हर महीने आप सैलरी के ट्रेडिंग में लगा दे रहे हो कि इस महीने गया, अगले महीने गया, अगले महीने गया। एक समय पे आपको फुल स्टॉप लगाने आना चाहिए। दूसरा, आप ये समझो कि मेरे लिए शायद 1 करोड़ रुपए मेरे नेटवर्थ का एक सिंगल डिजिट % हो सकता है, बट आपके लिए, किसी के लिए वो 1 करोड़ उसकी जीवन भर की कमाई हो सकती है। तो रिलेटिव टर्म्स में देखो, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि यार मैं तो सिर्फ 5,000 रुपये तो महीने के गवा रहा हूँ, तुम्हारी सैलरी 6,000 है, अब बात करो। 5,000 रुपये अगर तुम गवा रहे हो, अगर तुम्हारी सैलरी 1.5 लाख रुपए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। परसेंटेज ऑफ पार्ट देखो, परसेंटेज पार्ट देखो, हमेशा रिलेटिव पार्ट पे देखो। कोई बोलता है कि भाई मेरे अंकल हैं, उन्होंने शेयर मार्केट से 1 करोड़ रुपए कमाए। अरे तुम्हारे अंकल जो इन्वेस्टमेंट कितना था? उनको विरासत में 100 करोड़ की जमीन मिली थी भाई, उनका कैपिटल भी तो ज्यादा था। तो अब देखो ना 1 करोड़ 100 करोड़ का कितना हुआ, ये देखो। क्यों कहते हैं कि वॉरेन बफेट जो सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टर है, उनका एनुअलाइज CAGR 16 से 18% है, और यहाँ पर हर व्यक्ति बोल रहा है कि मैं साल का 100%, 200%, 300%। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में उनके फेवरेट स्टार्स ने तो बताया हुआ है 400% का रिटर्न, 400%, 500%, 1000%। भाई साहब ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपके पैसे से ही बना रहे हैं। और इनके सबसे गिलेबल लोग कौन है? जेनजी। हाँ, क्योंकि जेनजी को तो इन्फ्लुएंस करना भैया, जेनजी को सिर्फ सपने बहुत बड़े हैं, एम्बिशन बड़े हैं, उनको लगता है जो दिखता है वही बिक रहा है, जो फ्लेमबॉयंट लाइफ जी रहा है वही सही बात है। भाई जब अगर फ्लेमबॉयंट बात है ना, तो हमारे देश के जो व्यक्ति 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जमा के है, जिसके दुकान पे जाके आप लोग शॉपिंग करते हो हर बार, वो सिर्फ एक व्हाइट कुर्ता और व्हाइट पैंट बोलते हैं, उनको व्हाइट मैन कहते हैं, व्हाइट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। वो भी चाहे तो दुनिया भर के वो कर सकते हैं, चैरिटी करते हैं, पता भी नहीं चलता। आसपास के मंदिरों में 100-100, 200-200 करोड़ की चैरिटी करते हैं। Exactly. आप लोग जिनको सबसे बड़ा इंसान समझ रहे हो, जिनने ज़्यादा से ज़्यादा एक मर्सिडीज़ खरीद ली होती है 60-70 लाख की, जब आप इनकी बात करते हो तो ये 800-800, 900-900 करोड़ की ज़मीनें ऐसे खरीद के आते हैं। हम इनकी बात कर रहे हैं, फ्लेमबॉयंट नहीं कर रहे हैं, वो आराम से वो कर रहे हैं और अपनी चीज़ों को वो स्तर पे रख रहे हैं। आप खुद सोचो
कि अचानक आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड चलता है सोशल मीडिया में, हर बंदा की कंपनी स्टार्टअप भी होती है, नॉर्मल लोगों की बात करें सोशल मीडिया पे, या हर बंदा का हर बंदा बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर है, बेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर है, बेस्ट पर्सन है, और हर जगह अपना प्रचार कर रहे हैं। क्या मैं लोगों से पूछना चाहूंगा, इधर ही रुको, बिना गूगल किए कमेंट्स में बताना, ठीक है? टॉप कंपनीज का नाम लेता हूँ, देखना कितने लोग आंसर कर पाते हैं। HDFC बैंक के CEO कौन है एट प्रेजेंट, नाम बताओ, ठीक है? TCS के प्रेजेंट CEO कौन है, नाम बताओ, ठीक है? इन्फोसिस के प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम बताओ, ठीक है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तो क्योंकि ग्लोबली इतना प्रचार हो गया, सब बता पा रहे हैं। एशियन पेंट्स बहुत बड़ी कंपनी है, इतने सालों से सबसे बड़ी कंपाउंडर है, उनके CEO का नाम बताओ, किसी को नहीं पता। भाई साहब करोड़ों की संपत्ति कमा रहे हैं, लोगों को वैल्यू दे रहे हैं, स्टेक होल्डर को वैल्यू, पर कहीं पर दिख नहीं रहा, कहीं नाम नहीं पता है। आप सोचो, सही बात है। और हम उन पे विश्वास नहीं करेंगे, हम विश्वास करेंगे उस सोशल मीडिया वाले व्यक्ति ने जिसने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके पहले आपको एक फेक जिंदगी दिखाई, उसके बाद आपके ही पैसों के सब्सक्रिप्शन से उसने अपनी फेक जिंदगी बना ली, और आप बावले के तरीके, क्योंकि वो पेड बॉट्स लेके उनकी तारीफ कर रहे हैं, आप उनके चक्कर में फंसे। भाई ये है भगवान इंसान, ये है असली मानुष इंसान। तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी माइंड में लाना पड़ेगा, आप किसको भगवान बना रहे हो? आप भगवान उन इंसान को बना रहे हो जो दिन भर अपनी लाइफस्टाइल का प्रचार कर रहे हैं, rather than this thing। तो this is a very sensitive, मतलब देखकर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाओ, आप अपनी वैल्यू भी देखो, भाई आपके पास कितनी कैपिटल है, अपनी कैपिटल पता करो। वो जो बोलते हैं ना, चादर उतनी फैलानी चाहिए, जो जितनी बड़ी चादर उतने पैर फंसाओ। तो दैट इज द रियलिटी। और सिंपल से आप समझो ना यार, चलो आप बेस्ट ट्रेडर भी बन जाओ। बेस्ट ट्रेडर कौन है? जिम साइमंस थे, लेट जिम साइमंस, क्वांट जीनियस थे। बाय द वे बहुत लोगों को नहीं पता, वॉरेन बफेट सर का रिकॉर्ड एक ट्रेडर ने तोड़ा हुआ है कंपाउंडिंग में, वो है जिम साइमन। 66% का CAGR बनाया था, 30 साल का, अब नहीं रहे, लास्ट ईयर इनकी मृत्यु हो गई। अब आप सोचो, चलो अब मैं बोलता हूँ 66% आफ्टर शेयरिंग उनका फंड चलता था, 100% का रिटर्न 2008 की क्राइसिस में भी बनाया उन्होंने, जब लोगों के पैसे डूबे शॉर्ट सेलिंग करके। तो मैं मानता हूँ कि चलो आप भैया आप 0.00001% ट्रेडर हो, वैसे तो हो नहीं, बट मान लेते हैं आप जिम साइमंस जैसे हो, ठीक है? 66% कमाते हैं। अब दूसरी चीज देखो, आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए, 1 लाख पे आप 66% बनाओगे तो कितना बना? 66,000, राउंड ऑफ चलो 70,000 कमा लिए, 70,000 साल के, तो महीने का कितना हो रहा है? 7,000 से भी कम, 7,000 से भी कम, 5, 5,500, 6,000 रुपए के आसपास। 6,000 में दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, कोई भी सिटी ले लो, कहीं आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे भाई, आपका रेंट ही नहीं निकलेगा। तो पॉइंट ये है कि ये भी देखो ना कि उनका कैपिटल बड़ा है, तब जाके ये सेंस बन रहा है। तो जब लोग, कोई भी सेंसिबल इंसान आके लोगों को बोलता है कि भाई अगर तेरे को ट्रेडिंग में उतरना है तो एटलीस्ट 1 करोड़ का कैपिटल लेके आ, लोग उसको बेवकूफ कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कैलकुलेट करके बता रहे हैं कि एवरेज मार्केट में अगर तुम साल का 15% निकालोगे तो 1 करोड़ पे 15 लाख निकलेगा, तो महीने का एटलीस्ट लाख रुपए के ऊपर निकालोगे, टैक्स भी भरना है उस पर, बिजनेस एक्सपेंस जाएगा ये वाला, तब जाके तुम एक डिसेंट सर्वाइवल करोगे। तो ऐसे कोई 1 करोड़ नहीं है। और जो व्यक्ति अकेले नहीं, शुरू आप बिल्कुल करो 5,000 रुपए से, 1,000 रुपए से, सीखने के लिए, बट फुल टाइम ट्रेडर आप जब तक एटलीस्ट 50 लाख रुपए नहीं है आपके, फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आप बोलोगे नहीं मेरे पड़ोस के काका के चाचा के बेटे ने वो किया हुआ है, लास्ट 10 साल का जाके आप उसके रिपोर्ट चेक करो पहले, फिर आपको हकीकत पता लगेगी कि उसको मैक्सिमम पैसा क्या उस ट्रेडिंग से आया है या उस ट्रेडिंग को दिखा के उसने जो क्लाइंट्स बनाए या जो दूसरी चीजें करी उधर से आया, तब हकीकत पता लगेगी। अच्छा, पेनी स्टॉक्स का बहुत जिक्र होता है, पेनी स्टॉक्स में क्या जाना चाहिए? पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? देखिए, एक आम इंसान को पेनी स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? पहला, पेनी स्टॉक्स के बुक्स बहुत बार फज रहते हैं। फज मतलब ऊपर नीचे किया जा सकता है CS के सहारे, और बहुत सारे एग्जांपल्स देखे गए। दूसरा रीजन पेनी स्टॉक्स में क्यों नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज पेनी स्टॉक्स को समझने के लिए और एडवांस नॉलेज लगती है। आपको समझना पड़ेगा कि क्या स्कोप हो सकता है, क्या इस इंडस्ट्री का स्कोप है, क्या इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्कोप है, क्या इसके प्रमोटर लीगल तरीके से काम करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तीसरा, पंप एंड डंप जो बोलते हैं कि उठा के पटक देते हैं बहुत सारे ऑपरेटर्स, इसका सबसे ज्यादा बड़े विक्टिम पेनी स्टॉक्स ही होते हैं। व्हाट्सएप फॉरवर्ड आते हैं, SMS, ये स्टॉक 30% जाएगा, 20%, आप घुसता 10% गया, उसके बाद जब गिरने लगेगा तो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट, आप कभी नहीं निकल पाओगे, आपका गेम खत्म, कैपिटल लास्ट ईयर से कई सारे स्टॉक्स थे जिनका जिक्र चल रहा था। एग्जैक्टली। पेनी स्टॉक्स पे बिल्कुल मेरे हिसाब से एक आम इंसान को नहीं जाना चाहिए। किसको जाना चाहिए? जिसके पास रिस्क टेकिंग एप्टीट्यूड है, प्लस वो सिर्फ एक पेनी स्टॉक में नहीं जा रहा है, वो उसने बहुत एनालिसिस करे, रिसर्च करी है। देखिए, पेनी स्टॉक हो गया या माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग हो गया या फिर स्टार्टअप इन्वेस्टिंग, ये एक ही है जी। स्टार्टअप इन्वेस्टिंग भी जो बड़े बड़े VC फर्म होते हैं वो किसी एक कंपनी में नहीं डालते, वो 15 कंपनी में डालते हैं। उनको भी पता है 15 में से 10 खत्म हो जाएंगे, 5 में से 2 ठीक ठाक चल जाएंगे, वो 3 होंगे जो ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब बन जाएंगे।
बाकी सबको उठा के ले जाएंगे। वो एक बार में 1000 गुना हो गया, वो नीम निकालेंगे। तो पेनी स्टॉक में इसी व्यक्ति को जाना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि किसी एक स्टॉक के या दो स्टॉक के भरोसे मत रहो, बिल्कुल आप अपना एक पोर्टफोलियो मैनेज करो, और पोर्टफोलियो के बिहार पर जिसमें आपके पास स्मॉल कैप भी हो, मिड कैप भी हो, लार्ज कैप भी हो, आपके पास पेनी स्टॉक्स भी हो। और इसको आप बिल्कुल सिंपल सा आप ऐसा समझिए कि जितनी उम्र कम है तभी आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप का सोचो। उम्र जितनी बढ़ती जाएगी आपका वो रिस्क कम हो रहा। क्यों? देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप के बंद होने के चांसेस ज्यादा है, पेनी स्टॉक्स के गिरने के चांसेस ज्यादा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आपकी रिस्क एपेटाइट भी तो घटेगी। बिल्कुल। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए कहते हैं कि उम्र बढ़ते बढ़ते आपका एक्सपोजर, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 82 से माइनस कर लो अपनी एज को। मान लीजिए कोई 22 साल का लड़का देख रहा है इस चीज को, तो 82 माइनस 22 इज 60। 60% डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका निवेश होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। Okay. बाकी आप रियल एस्टेट कर लो, फिक्स्ड एसेट कर लो, फिक्स्ड डिपॉजिट कर लो, वो चलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, कोई अगर 62 का है तो उसका सिर्फ 20% होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया 62% में आपके शॉक लेने की क्षमता नहीं है, आपका हार्ट वीक है, किडनी वीक है, एक मार्केट ऊपर नीचे हो गया, आप वहां पर एडमिट हो, खत्म, सिंपल सी बात है। तो आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, प्लस आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी कर चुके हो, तब तक बच्चों के देख चुके हो, शादी वादी सब हो चुका है। तो अब आप जियो ना उसको प्रॉपर, तो रिस्क क्यों लेना है? आप सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डालो जिससे एक फिक्स रिटर्न आए, जिससे आपकी लॉन्जिविटी, लाइफ निकले, एज सिंपल एज दैट। पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, लोगों के अंदर ग्रीड इतना ज्यादा हो गया, इसलिए हम अक्सर खबर देखते हैं कि एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने एक स्कीम में पैसा लगा दिया जिसमें बोला गया था कि उनका पैसा डबल हो जाएगा साल भर के अंदर, और उनका पूरा पैसा टेलीग्राम पे ऐसी बहुत सारी दी जा रही है। एग्जैक्टली। तो इस चीज से आप दूर है। तो 82 से अपने एज को माइनस करो, वो जो परसेंटेज निकले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, चाहे वो म्यूचुअल फंड के हो, चाहे ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, इतना ही पैसा आपका उसमें लगना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक पॉइंट पर आता हूँ। अगर कोई भी व्यूअर ये जानना चाहे कि अभिषेक भाई जब भी किसी में इन्वेस्ट करते हैं किसी भी स्टॉक में, सबसे पहले क्या देखते हो, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो? अब देखिए, इसका प्रोसेस लेंदी रहता है, लेकिन एक आम इंसान कैसे कर सकता है? एक आम इंसान को अगर स्टॉक खरीदना है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो सबसे पहला तो मैं हमेशा मानता हूं कि कभी भी पैसा घोड़े पे मत लगाओ, जॉकी पे लगाओ। तो प्रमोटर, ठीक है, आप ये देखो कि उस कंपनी का प्रमोटर क्या है, उसकी क्या हिस्ट्री है। थैंक्स टू गूगल एंड नाउ इवन चैट जीपीटी, आप सारी हिस्ट्री निकाल सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हो, कितने केसेस हैं, क्या है। देखिए, हर बड़े इंसान में कोई ना कोई केस रहा है। रतन टाटा जी तक नहीं बचे थे केसों से, तो वो तो ऐसा नहीं है। बट आप देखो किस तरह से वो उभरे, क्या उनकी कोर फिलोसफीज थी, पूरी हिस्ट्री पता करो। प्रमोटर की अगर हिस्ट्री ज़्यादा नहीं मिल रही है तो थोड़ा संभल के रहो, दैट इज नंबर 1। तो पहला आप प्रमोटर्स चेक करोगे। दूसरा, कर्जा। देखिए, हर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी मिथ है। एक आम इंसान को लगता है बिजनेस मतलब कर्जा, नहीं। देखिए, सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा होता है, मार्जिन्स अच्छे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है उनको बहुत ज़्यादा लोन लेने की ज़रूरत है। लेकिन आप देख रहे हो एक सर्विस इंडस्ट्री है जो बहुत ज़्यादा ज़मीनें खरीदते जा रही है, तो आपको क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों खरीद रही है, इतने लोन क्यों ले रही है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अगर एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल बना रही है इस तरह से, तो वो समझ में आता है। तो आप देखो, जहाँ एक थंब रूल बना लो, बहुत ज़्यादा कर्जा अदर देन बैंकिंग इंडस्ट्री या फिर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कोई ले रहा है, तो वो एक रेड फ्लैग है। आपको उससे, जैसे लड़का लड़की एक दूसरे में रेड फ्लैग्स देखते हैं, तो यहाँ पर भी आपको रेड फ्लैग्स देखना चाहिए, ठीक है। तो वो आप देखो। दूसरा चीज़ है, तो आप क्या देख रहे हो, कर्जा। कर्जा जितना कम उतना बेटर, ये तो हमने बचपन से सीखा हुआ है, ठीक है। तीसरी चीज आप देखो, कैश कितना आ रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर इन द बुक्स। ओके। क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज होती है, वो बोलती है, जैसे रियल एस्टेट कंपनीज हो गए। रियल एस्टेट कंपनीज क्या होती है, वो जैसे आपने आजकल देखा होगा ना, बहुत सारा खबर चलता है गुड़गांव नोएडा में कि इस कंपनी ने 24 घंटे में सारे फ्लैट्स बिक गए। ये सिर्फ गुड़गांव में बहुत होता है। ये बुकिंग अमाउंट होती है, इसमें से कितने लोग 2 साल बाद पलट जाते हैं, कितने लोगों की बैंकरप्सी हो जाती है, पर वो लोग रिकॉर्ड कर देते हैं एज अ सेल, और उससे कारण उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो आप पहले ये चेक करो, अगर आप सही में निवेश करो। देखो, अगर आज अमेजोन से कोई एक पावर बैंक खरीदने भी जाता है, वो 4 लोगों से पूछता है, 200 रिव्यूज देखता है, उसके बाद वो एक 1200-1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पर आप अपने जीवन के इतने बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, वो भी बस किसी को पूछताछ के नहीं। सो तीसरी चीज आपको ये देखनी है, कैश आ रहा है कि नहीं बिजनेस के अंदर, सही में जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक आध साल, एक आध क्वार्टर हो सकता है कि भाई, क्योंकि उनने, अगर क्यों नहीं कर रहा कि अच्छा ने इस बार प्लांट खरीदा है जो 2 साल बाद पैसा देना शुरू करेगा, तो ये देखना। चौथा चीज, आज के समय पे तो बहुत है, देखिए टेक्नोलॉजी सब डिसरप्ट कर देती है। 4 साल पहले कोई एआई की बात नहीं कर रहा था, आज एआई के बिना कोई बात नहीं हो रही है। सही बात है। तो आप ये देखो, क्या कोई टेक्नोलॉजी ऐसी दिख रही, कोई इंडस्ट्री ऐसी दिख रही है जो सब कुछ डिसरप्ट कर सकती है। तो अगर आपने बैठ के देखा, हाँ भाई अभिषेक भाई, ये वाली सेक्टर मेरे को दिख रहा है, जैसे आज हमको दिख रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ईवी दिख रहा है हमको, दिख रहा है, फिर उसके बाद मेडिकल हॉस्पिटैलिटी दिख रहा है, ये वाले सेक्टर दिख रहे हैं। तो आप जब देख रहे हो कि हाँ इधर एक स्कोप दिख रहा है, तो उसमें आप चेक करो कि थोड़ा पढ़ने की कोशिश करो, न्यूज़ में देखो, इधर देखो कि क्या हो रहा है, ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, हाँ बिल्कुल बढ़ रही है, क्या इसका डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, तो ये वाली चीज़ देखने की कोशिश करो, बिकॉज टेक्नोलॉजी एक रातों रात आएगा, कुछ डिसरप्ट कर देगा, आप गलत जगह पे फंस जाओगे। बिल्कुल। फिर आप फाइनल एक चीज़ देखो, जिस बेसिस पे आप वो स्टॉक खरीद भी लिए एक बार, तो आप उसको मॉनिटर करो, एटलीस्ट हर क्वार्टर में एक बार करो और चेक करो ओरिजिनल थेसिस तो नहीं बदल गए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक ऑटोमोबाइल कंपनी में निवेश किया, अब वो ऑटोमोबाइल कंपनी का प्रमोटर, और आपने बहुत अच्छी एनालिसिस करी, सब कुछ सही चल रहा है, ऑटोमोबाइल कंपनी का जो प्रमोटर होता है वो 8 महीने बाद आके बोलता है कि अब हम चाय के बिजनेस में घुस रहे हैं, तो ओरिजिनल थेसिस बदल रही है ना, आपने चाय के बिजनेस के लिए उसमें निवेश नहीं किया, आपने ऑटोमोबाइल अच्छा बनाते हैं, और ये तो कहीं से रिलेटेड भी नहीं है। एक फूड एंड बेवरेजेस वाला हो, थोड़ा रिलेटेड हो तो समझ में आता है कि इनकी एक्सपर्टीज है, तो चांसेस है कि भाई ये गलत तरीके से जा रहे हैं, लालची होते जा रहे हैं, ये किसी में भी घुसना चाहते हैं, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को अब निकालना शुरू करो। क्योंकि ओरिजिनल थेसिस बदल गई। लोग पूछते हैं ना कब पैसे निकाले, पैसे तब निकालो जिस थेसिस के, जिस माइंडसेट से आपने किसी स्टॉक को खरीदा वो अगर बदलने लग गया तो आप निकालना शुरू करो। तो आप ये कह रहे हो कि फंडामेंटल एंड टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यूज पर आपको नजर रखनी चाहिए। Exactly. और ये हर इन्वेस्टर के लिए जरूरी है, और हर चीज़ से बचाते हैं। हिस्टोरिकली बताता हूँ, लोग अब कमेंट्स में गेस करेंगे मैं कौन सी कंपनीज बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति बहुत बढ़िया, उनके पापा की बेवरेजेस की कंपनी थी, ठीक है, वर्ल्ड में टॉप 5 में आती थी वो, ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा था सही साठ। अचानक से उनके एक बार सेक्रेटरी ने कान में डाला और उनके दिमाग में जुलूस चढ़ गया कि मेरे बेटे के बर्थडे के दिन पे मैं एक एयरलाइन लॉन्च करूंगा। फिर लैविश लाइफस्टाइल में आ गए, आज लंदन भाग के रखना पड़ा है। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज बेवरेजेस थी। आज भी किसी भी पार्टी में उनके बेवरेजेस खुलते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस खुलते हैं, बट प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो गलत सेक्टर में घुस गए। किसी ने अगर नोटिस किया होता कि भैया एक गलत चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से निकलने का मौका था। सेम अगर आप देखो, एक NBFC कंपनी थी जिसको हमारे इधर का एक समय पे बिगेस्ट लेंडर कहा जाता था, प्राइवेट लेंडर कहा जाता था, डी से नाम शुरू होता था। तो लोगों ने बोला यार बहुत बढ़िया लेंडर है, लेकिन उनके अंदर जैसे ही पता लगा कि भाई इसके अंदर कुछ घोटाले हो रहे हैं, अगर किसी ने देखा होता तो उसके प्रमोटर में भी वादवाज थे, और उन्हीं लोगों ने 8-9 साल पहले एक और H से नाम शुरू वाली कंपनी थी, उसी में उन लोगों ने भी धंधली करी हुई थी। अगर बस वो देख लेते प्रमोटर वाली जो बात कही, तो वो वहाँ से पैसा बचा सकते थे, और ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ है सेम ज्वेलरी कंपनीज के साथ काफ़ी हमने देखा हुआ है, आए दिन काफ़ी सारी ज्वेलरी कंपनीज के साथ हुई, क्योंकि इनफॉर्मल मार्केट इतना होता था, कैश में इतना ट्रांजैक्शन होता था कि मॉनिटरिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अगर लोगों ने एक पैटर्न देखा होता तो वहाँ से भी वो चीज़ बच गए होते। सेम हमारे इधर एक कंपनी थी जो आजकल वापस चर्चा में आ गई है 2020 के बाद से, लेकिन 2008 से लेकर 2020 तक उसने परफॉर्म नहीं किया था। विंड मिल में उनका काफ़ी बड़ा कारोबार था, वो बहुत ज़्यादा काम करती थी। अब उनके बड़े बड़े किस्से थे। एक बार उनने अपने बुक्स में बताया कि एक विंड मिल चोरी हो गया था, मतलब विंड मिल चोरी हो गया रातों रात, मतलब सोचो, ये तो सोचने की वाली बात थी। दूसरी बात है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्जा लेना शुरू कर दिया अननेसेसरी बिजनेस के। सेम एक और शुगर बेस्ड कंपनी थी, वो शुगर बेस्ड कंपनी ने क्या किया, जाके उन लोगों ने जर्मनी या कहाँ पर एक एक्विजिशन कर ली एक और बहुत बड़े प्लांट की, जो कि उनसे भी ज़्यादा महंगी थी, लोन पे ले ली। आपको ये समझना चाहिए शुगर सिक्लिकल बिजनेस होता है। सिक्लिकल मतलब जैसे रेनकोट हो गया, रेनकोट आप जीवन भर थोड़ी खरीदते रहते हो, सिर्फ बारिश के मौसम में खरीदते हो, फिर वो बेच देते हो। सेम आप जो स्वेटर्स का होता है वो सिर्फ ठंड में खरीदते हो, रख देते हो उसके बाद। तो सेम ये सिक्लिकल होता है शुगर। तो उनको सोचना चाहिए इतना बड़ा पैसा, इनफैक्ट बड़े बड़े ग्रुप्स ने गलती करी है। टाटा ग्रुप की बात करें, टाटा ग्रुप इतने साल तक बीच में परफॉर्म क्यों नहीं किया था? उनके 2 एक्विजिशन, एक उनने लिया जैगुआर, रिस्पेक्ट के नाम पे सबने तालियां बहुत बजाई, लेकिन उनके कर्जे इतने चढ़ गए कि उसको निकालते निकालते टाइम लग गया। और एक टाटा कोरस, अगेन अ बिगेस्ट एक्विजिशन, लेकिन वो इतना साइक्लिकल इंडस्ट्री में उन्होंने एक्विजिशन कर लिया कि उनके बुक्स पे इतना हावी हो गया कि उसको 5-8 साल लग गए। तो पॉइंट ये है, आप एक सिंपल सा ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि आप एक ओपन माइंडनेस के साथ सोचो। आप ये देखो, ये मत देखो कि पड़ोसी क्या ले रहा है, दुनिया भर क्या ले रहा है। ये सारी चीज़ें हिंड साइड में बड़े अच्छी लगती हैं। जैसे हाल फिलहाल में मैं अगर बता दूं, आज के समय पे हर कोई कह रहा है कि काश हमने जब 1/10 दाम में BSC का स्टॉक मिल रहा था तब लिया होता, 1/10 दाम में CDSL में लिया होता। देखिए हकीकत ये है कि जब ये अच्छे वाले स्टॉक 1/10 में मिलते हैं तब इसके बारे में कोई बात नहीं करता, और जब हर कोई बात करने लग जाता है तो वहाँ पे सैचुरेशन आ जाता है। एग्जैक्टली, तो वी शुड अवॉइड दीज काइंड ऑफ। अच्छा, इन द एंड मैं बात करना चाहूँगा क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट का, जिसका ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ा है मार्केट के अंदर। लोगों को लगता है कि पिछले 1 साल के अंदर बहुत चेंजेस आए, सेबी के बहुत सारी रूल्स अप्लाई हुए। उस वक्त देखा गया एक टेंडेंसी बनने लगी लोगों की क्रिप्टो की तरफ, फॉरेक्स की तरफ, और
बीते कुछ समय में थोड़ा लीगल भी प्लेटफॉर्म्स आए मार्केट के अंदर जहां पर आप क्रिप्टो वगैरह में जा सकते हो। क्या ये सही समय है क्रिप्टो और फॉरेक्स से जुड़ने का? फॉरेक्स इलीगल है, बहुत लोगों को नहीं पता। फॉरेक्स ट्रेडिंग पहले ही मैं बता दूं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं वो ईमान बेच बट चुके वो हैं। कहते हैं टैक्स लेती है गवर्नमेंट और आप कुछ नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्लियरली आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से इलीगल है। द ओनली टाइप ऑफ करेंसी ट्रेडिंग जो अलाउड है हमारे देश में है वो सेबी के थ्रू है। सेबी के प्लेटफॉर्म्स पे डीमैट में जो करेंसीज अप्रूव्ड है उसमें जितने लोग फॉरेक्स कर रहे हैं वो इलीगल है। आरबीआई का एक छापा पड़ेगा, आप लोगों की बैंड बच जाएगी। आज बचे हुए हो, कल अगर उनका मूड चेंज हो गया आप पूरी तरीके से खत्म हो। तो आज भी समय है, बच जाओ। आपके इन्फ्लुएंसर्स को 70% कमीशन मिलता है फॉरेक्स में, सबसे हाईएस्ट, इसलिए वो लोग वो प्रमोट कर रहे हैं। सिंपल एज दैट, उसी से उनकी लैम्बोर्गिनी आ रही है। ठीक है, तो दैट इज नंबर 1। टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो, यस, लीगल स्टेटस दिया गया है। उसको किस प्रकार से हमारे देश में दिया गया है, उसको कहा है कि एक्सचेंज के लिए लीगल टेंडर नहीं है। मतलब अभी आप भारत में किसी दुकान में जाके नहीं बोल सकते हो कि भैया बिटकॉइन ले ले और मेरे को ये दे दे, लेकिन ट्रेडिंग के लिए अलाउड है। उसमें टैक्स स्लैब्स उन्होंने लगा दिए गए हैं जो कि बजट में भी डिस्कशन हुए। द वेरी फैक्ट कि गवर्नमेंट इतने बार इसके बारे में बात कर रही है, इसका मतलब लीगल स्टेटस दिया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो प्रचलन चला है वो क्यों चला है। 2 रीजंस है। पहला, बिकॉज हमारे देश में इतने ज़्यादा रेगुलेशंस स्टॉक मार्केट में लगने लग गए, मार्जिन कम कर दिया गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत सारे रोक टोक लगा दिए गए, काफ़ी सारी चीज़ें गई टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो देखिए, पानी अगर ऐसा बह रहा है, आप सामने अगर एक कुछ दीवार लगा दोगे तो पानी इधर से बहने लगेगा, पर बहेगा तो सही, बहेगा तो है, बहेगा तो सही। तो वो क्रिप्टो वालों मार्केट को एक मार्केट मिल गया कि भाई जब लीगैलिटी स्टेटस दे रहे हैं और जिसको अगर मार्जिन चाहिए, लेवरेज चाहिए, 200 टाइम्स तक लेवरेज चाहिए, तो हम देंगे, हम कंट्रोल करेंगे रिस्क, तुम इधर आ जाओ। तो पहली बात तो उसके लिए उस चीज़ को दिया गया। सही गलत का फैसला करने वाले हम कोई नहीं है, बिकॉज क्रिप्टो में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो पैसा बना भी रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गवा भी रहे हैं। रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा रहता है क्योंकि वॉलेटाइल है, रात कोई क्रिप्टो करेंसी 5% ऊपर, 4% नीचे, 50% ऊपर, आए दिन कोई क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज खत्म हो जाता है। हिस्ट्री में देखा गया काफ़ी सारे हो गए, जैसे FTX करके एक था एक्सचेंज था 2009 में 2019 में जो बना, सैम बैंकमैन फ्राइड करके बंदा था, वो चले गया। फिर उसके बाद क्वाड्रपल CDX करके एक था, क्वाड्रा CDX, वो भी चले गया। काफ़ी सारे इस तरह से हो गए। बिटफिनिक्स था जो हांगकांग का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज था एक समय पे, उधर $70 मिलियन के बिटकॉइन चोरी हो गए थे। तो इस तरह का काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो अप्स एंड डाउन्स तो होते रहेंगे। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या सही है क्या गलत है, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से कि ये सही है कि गलत है। रिस्की बहुत है, बट लोग पैसा बनाते हैं। तो ये शिफ्ट बस इसलिए हुआ है क्योंकि रेगुलेटरी हैसल्स स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इवेंचुअली वहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो गए। और दूसरा, 24 घंटे क्रिप्टो मार्केट खुला रहता है। Exactly. तो काफ़ी सारे लोग क्या होता है, आम इंसान नौकरी करता है तो उसके पास समय नहीं रहता, दिन भर में क्या मॉनिटर। तो क्रिप्टो मार्केट ने बोला भाई तुम शाम को 7 बजे आ रहे हो ना, 7 बजे कर लो, 12 बजे कर लो, 1 बजे कर लो, तुम निशाचार हो, तुम रात को करना, रात को कर लो। तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसके चक्कर में लोगों ने फायदा उठाया। चलिए, थैंक यू so अभिषेक जी, much. आप आए और बहुत Thank अच्छी you, चीज़ों thank पे you. बात हुई है और आई होप नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो अभी हमने ब्रीफ बहुत सारी चीज़ों को किया, बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम हम बहुत एक्सपेंड करके चीज़ों को कवर करेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।